दोस्तों आज हम बात करेंगे उस फिल्म की कहानी की जिसने दिखाया कि न्याय सिर्फ बड़े वकीलों की मिल्कियत नहीं है बल्कि एक आम आदमी भी लड़ सकता है। ये है जोली एलएलबी। दोस्तों आइए चलते हैं मूवी की कहानी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पर रात में कुछ अमीर लड़के शराब के नशे में गाड़ी को इधर उधर दौड़ाते हुए फुटपाथ पर सोए हुए कुछ गरीब मजदूरों पर गाड़ी चढ़ा देते। इस एक्सीडेंट में 6 मजदूर मारे जाते हैं, जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही होती है क्योंकि उन मजदूरों को मारने वाला शख्स एक हाई प्रोफाइल बिजनेस फैमिली का वारिस होता है जिसका नाम राहुल दीवान होता। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मेरठ की कोर्ट में जगदीश त्यागी अर्थात जोली को, जो डॉक्टर हरफूल चौधरी का केस लड़ रहा होता। डॉक्टर हरफूल ने अपने 14 साल के बेटे से सिजेरियन ऑपरेशन कराया था। इस वजह से डॉक्टर साहब को अरेस्ट कर लिया गया था। जोली उनकी बेल कराना चाहता था लेकिन वह उनकी बेल नहीं करा पाता, जिस कारण जोली काफी निराश होता है। जबकि दूसरी तरफ इस केस को PIL के थ्रू ओपन कराने वाले वकील महेश गुप्ता काफी खुश होते हैं क्योंकि उनको बहुत पब्लिसिटी मिल रही होती है और मीडिया कवरेज मिल रहा हो। जहां पहले उन्हें कोई पूछता नहीं था और अब वे फेमस वकील हो जाते। यहाँ मैं PIL के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। दरअसल PIL का अर्थ जनहित याचिका होता है, जो एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति या संगठन समाज के सामूहिक हितों की रक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते, भले ही वह सीधे तौर पर इस मुद्दे से प्रभावित न हो। यह गरीब और वंचितों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए और सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। निराशा में डूबा हुआ जोली अपनी गर्लफ्रेंड संध्या के पास पहुंच जाता है, जो कि एक स्कूल टीचर होती है। जोली संध्या से कहता है कि मेरठ में मेरी वकालत ठीक नहीं चल रही है और मुझे यहाँ पर कोई ज्यादा केस भी नहीं देता है। ले देकर एक आधा केस मिलता है और वह भी मैं जीत नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं अपनी किस्मत बदलने के लिए दिल्ली कोर्ट में जाकर वकालत करूंगा, जहाँ पर मेरे जीजा जी पहले ही वकालत करते हैं। शायद वहाँ जाकर मेरी किस्मत बदल जाए। संध्या उसको दिल्ली जाने के लिए मना करती है और कहती है कि मेरठ में रहकर ही मेहनत करो, लेकिन जोली काफी समझाने के बाद भी नहीं मानता है। दिल्ली जाने के बाद भी जोली की कंडीशन में ज्यादा सुधार नहीं हो पाता है क्योंकि नए वकील को कोई भी अपना केस देना नहीं चाहता है। दिल्ली जाने पर जोली की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और एक बार तो उसे अपने घर का खर्च चलाने के लिए नकली टेररिस्ट बनकर कोर्ट में पेश भी होना पड़ता है। दिल्ली में जोली जैसे तैसे अपने दिन काट रहा हो। दिल्ली कोर्ट में ही एक कोल साहब नाम के व्यक्ति कैंटीन चला रहे होते हैं, जिनकी कैंटीन में बैठकर अक्सर जोली चाय नाश्ता करता रहता। कोल साहब बहुत ही सज्जन और भले व्यक्ति होते हैं, जिनसे जोली की दोस्ती हो जाती। एक दिन जोली कोल साहब की कैंटीन में बैठकर नाश्ता कर रहा होता, तभी वह देखता है कि कोर्ट परिसर में एक हाई प्रोफाइल वकील की एंट्री होती है जिसका नाम तेजेंद्र राजपाल होता है। राजपाल के आगे काफी लोग घूमते रहते हैं और एक तरह से राजपाल का रुतबा एक फिल्म स्टार के जैसा होता है। कोर्ट परिसर में से जहां से वह निकल जाते हैं सभी वकील खड़े हो जाते। असल में राजपाल दिल्ली के हाई प्रोफाइल दीवान फैमिली के लिए हिट एंड रन केस को लड़ने के लिए आए हुए थे। इस केस की चर्चा पूरे देश में थी कि किस तरह से एक अमीर आदमी ने सड़क के किनारे सोए हुए मासूम मजदूरों को कुचलकर मार दिया था। यह वही एक्सीडेंट होता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। इस केस में राहुल दीवान पर आरोप होता है कि उसने अपनी लैंड क्रूजर गाड़ी से सड़क के किनारे सोए हुए 6 मजदूरों को कुचलकर मार दिया। राजपाल पूरी कोर्ट और जज को अपनी दलीलों से इस तरह से इम्प्रेस करते हैं कि जज साहब राजपाल के फेवर में फैसला देते हुए राहुल दीवान को बाइज्जत बरी कर दें। कोर्ट में खड़ा हुआ जोली भी यह सब देख रहा हो और वह भी राजपाल से इम्प्रेस हो और उनसे मिलकर उनके जैसा बनने के लिए कहता है, जिस पर राजपाल जोली को बेस्ट विशेष देकर कोर्ट से चले जाते। राजपाल राहुल दीवान के घर पहुंच जाता है, जहां पर राहुल दीवान के दादाजी अपने बेटे योगराज दीवान को राजपाल को इस केस की पेमेंट करने को कहते, जिस पर योगराज राजपाल को 30 लाख का चेक काटकर दे देता। इस अमाउंट से राजपाल खुश नहीं होता है और वह कहता है कि हमारे
हमारे बीच तो ज्यादा अमाउंट फिक्स हुआ था, जिस पर योगराज इधर उधर की बातें बनाने लगता है और ज्यादा अमाउंट देने के लिए एग्री नहीं होता। इसलिए राजपाल उस समय उस चेक को अपनी जेब में रख लेता है, लेकिन वह बेमन से अपने ऑफिस चला जाता है। दूसरी तरफ नेक्स्ट मॉर्निंग जोली पेपर में इस केस की डिटेल को पढ़ रहा होता है तो वह देखता है कि इस केस में कहीं भी कोई भी आई विटनेस नहीं है। इसलिए उसके दिमाग का बल्ब जलता है और उसे लगता है कि इस केस में कहीं ना कहीं कुछ तो फॉल्ट है। इसलिए वह इस केस को डिटेल से अपने स्तर से इन्वेस्टिगेट करता है, जहां पर इस केस में जोली को कई लूप होल मिलते। जोली को यह केस अपने कैरियर को चमकाने का एक सुनहरा मौका लगता है, इसलिए वह इस केस में आए हुए फैसले के खिलाफ PIL फाइल कर देता है। नेक्स्ट डे जोली के जीजा जी जोली से मिलते हैं और PIL फाइल करने के कारण उससे नाराज होते हैं, जहां जोली उन्हें समझाता है कि यह एक बहुत हाई प्रोफाइल केस है और मेरे लिए यह एक सुनहरा मौका है अपने कैरियर को चमकाने का। नेक्स्ट डे जोली इस PIL की सुनवाई के लिए सुंदरलाल त्रिपाठी की कोर्ट में पेश होता है, जहां जज सुंदरलाल त्रिपाठी उन्हें इस PIL के फाइल करने का कारण पूछते और उसे इस केस को री इन्वेस्टिगेशन करवाने का सबूत मांगते, जिस पर जोली जज सुंदरलाल त्रिपाठी को कोई भी सेटिस्फाइंग आंसर नहीं दे पाते। इसलिए सुंदरलाल त्रिपाठी भड़क कर जोली को नेक्स्ट डेट दे देते और कहते हैं कि कोर्ट में तभी आना जब तुम्हारे पास कोई सबूत हो। जोली के पास कोई भी सबूत नहीं होता है, इसलिए वह निराशा में अपने चैम्बर में बैठा रहता और सोचता रहता है कि अब वह सबूत कहां से लाए। तभी उसके पास एक अल्बर्ट पिंटो नाम का व्यक्ति आता है, जो उससे कहता है कि मैं उस एक्सीडेंट का आई विटनेस हूँ और मेरे सामने राहुल दीवान ने उन लोगों पर गाड़ी चढ़ाकर उनको मार डाला था। इस पर जोली उससे कहता है कि तुम अब तक कहाँ थे? तो वह कहता है कि मैंने इस एक्सीडेंट की FIR की थी, जिस पर पुलिस ने मुझसे कहा था कि हम लोग आपको कोर्ट में आई विटनेस के तौर पर पेश करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कोई भी सूचना नहीं दी। आप तो जानते हैं कि इस केस में कितने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए शायद पुलिस वालों को पैसे खिलाकर उन्होंने मुझे कोर्ट के सामने आने ही नहीं दिया। अल्बर्ट पिंटो जोली को उस FIR की कॉपी भी देता है और जोली से कहता है कि मैं इस केस में राहुल दीवान के खिलाफ कोर्ट में गवाही दूंगा। राहुल दीवान केस की नेक्स्ट डेट लगती, जहां पर कोर्ट में जोली जज सुंदरलाल त्रिपाठी से राहुल दीवान की अल्बर्ट पिंटो से पहचान कराने की मांग कर, जिस पर तेजेंद्र राजपाल ऑब्जेक्शन करते, लेकिन फिर भी जज साहब नेक्स्ट डे पर अल्बर्ट पिंटो से राहुल दीवान की पहचान कराने की मांग को मान ले और राहुल दीवान को नेक्स्ट डेट को कोर्ट में पेश होने का ऑर्डर दे देते। इसके बाद जोली जब कोर्ट से बाहर आता है तो मीडिया उसको कवरेज देती है, जिससे जोली काफी खुश हो जाती है। जोली की बहादुरी और ईमानदारी को देखकर कैंटीन चलाने वाले कोल साहब कैंटीन के कोने में एक छोटा सा चैम्बर दे देते और जोली को कहते हैं कि यहाँ पर बैठकर अपने केस की अच्छे से तैयारी करो। चैम्बर मिलने पर जोली की खुशी दुगनी हो जाती है। कुछ देर बाद जोली के जीजा जी आते हैं और उसकी तरक्की देखकर खुश हो जाते हैं। जोली उनसे पूछता कि यह कोल साहब की क्या स्टोरी है। उस पर उसके जीजा बताते हैं कि कोल साहब के काउंटर के पीछे जो एक लड़की की तस्वीर लगी रहती है, वह तस्वीर उनकी बेटी की। उनकी बेटी को एक पुलिस वाले के लड़के ने रेप कर मार दिया था। सारे सबूत उस लड़के के खिलाफ थे, लेकिन राजपाल ने तिगड़मबाजी करके उस लड़के को बचा लिया। कोल साहब सारे दिन वकीलों और जजों से घिरे रहते, लेकिन फिर भी अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाए और अब शायद तेरे सारे अपने जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे। नेक्स्ट डे जोली अपने घर मेरठ पहुंच जाती, जहां उसकी गर्लफ्रेंड काफी दिनों से उससे न मिलने के कारण उससे नाराज होती और थोड़ी देर रूठने मनाने के बाद जोली उसे राहुल दीवान केस के बारे में बताता, जिसको सुनकर संध्या खुश हो जाती है क्योंकि जोली गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए केस लड़ रहा हो। दूसरी तरफ राहुल दीवान के फादर योगी राजपाल से मिलते हैं और उससे अपनी परेशानी बताते हुए कहते हैं कि नेक्स्ट डे पर अल्बर्ट पिंटो राहुल को पहचान लेगा और हम केस हार जाएंगे, जिस पर राजपाल योगी को शांत कराते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं किसी भी तरह इस केस को जीत लूं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अल्बर्ट पिंटो ने जोली को एक जगह पर बुलाया होता, जहां जोली उसे अपने बुलाए जाने का कारण पूछता है। इस पर अल्बर्ट पिंटो उससे कहता है कि
मेरी राजपाल से 2 करोड़ रुपए में डील हो गई है और कोर्ट में कल मैं राहुल दीवान को पहचानने से इनकार कर दूं और इस डील में से मैं तुम्हें 10% दूंगा, बस तुम्हें कोर्ट में अपनी जुबान बंद रखना। यह बात सुनकर जोली शॉक हो जाता और फिर थोड़ी देर बाद वह अल्बर्ट पिंटो से कहता है कि हम राजपाल से रीनेगोशिएट करते हैं, मैं तुम्हें 5 करोड़ दिलवा सकता। राजपाल इस समय हमसे डरा हुआ है। उसकी बात सुनकर अल्बर्ट पिंटो हंसने लगता है और उसे सच्चाई बताते हुए कहता है कि मैं खुद राजपाल का आदमी हूँ और हम लोगों ने यह सारा खेल रचा है। राजपाल साहब इस तरह के झटके लोगों को देते रहते, ज्यादा अफसोस मत करो, मैं तो कल कोर्ट में मुकरने वाला हूँ। अगर तुम इस ऑफर को मना करते हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और अगर हाँ करोगे तो 20 लाख रुपए मिलेंगे और कुछ भी मत बोलना। जोली को मजबूरी में अल्बर्ट पिंटो की बात माननी पड़ती है और वह इस डील को एक्सेप्ट कर ले, जिस पर अल्बर्ट पिंटो उसको 20,000 रुपए दे देता और कहता है कि बाकी पेमेंट केस जीतने के बाद मिलेगा। दूसरी तरफ योगी राजपाल से मिलता है और उसे नोटों से भरा हुआ एक बैग देता है और कहता है कि किसी भी कीमत पर मेरे बेटे को इस केस से बाहर निकाल, जिस पर राजपाल उसको वही 30 लाख का चेक देता है जो उसने शुरू में राजपाल को दिया था और उससे कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे बेटे को इस केस से नहीं निकाल दूंगा तब तक मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। असल में यह जो नोटों का बैग था उसने अल्बर्ट पिंटो को देने के लिए योगी से लिया था, लेकिन यह पैसे असल में वह खुद रखने वाला था और यह सारा खेल राजपाल ने ज्यादा पैसे लेने के लिए रचा था, क्योंकि योगी ने उसे इतने पैसे नहीं दिए थे जितने कि इस केस को जीतने के लिए उन दोनों के बीच में फिक्स हुए थे। दूसरी तरफ जोली जब अपने घर पहुंचता है और अपनी गर्लफ्रेंड संध्या को केस को हारने के लिए हुई डील के बारे में बताता है तो संध्या उससे नाराज होती और कहती है कि क्या तुम ये सारा खेल सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हो? क्या तुम उन गरीब लोगों के इंसाफ के लिए नहीं लड़ रहे थे? और जोली के साथ काफी देर झगड़ने के बाद संध्या उसे छोड़कर चली। नेक्स्ट डे कोर्ट में अल्बर्ट पिंटो राहुल दीवान को पहचानने से इनकार कर देता है, जिससे राजपाल का केस जीतना तय हो जाता है। सुंदरलाल त्रिपाठी जोली से आर्गुमेंट करने के लिए कहते हैं, लेकिन जोली कोई भी आर्गुमेंट नहीं करता, जिस पर सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि इस केस में दोनों वकीलों ने आपस में मिलकर कुछ डील कर ली है, इसलिए जज साहब इस केस को नेक्स्ट डेट दे देते हैं। जोली जब कोर्ट रूम से बाहर आता है तो उसके जीजा जी उसको खुश होते हुए कहते हैं कि तू बहुत बड़ा वकील बन गया है और सारी चालबाजी सीख ली है, तूने 20 लाख रुपए में डील कर बहुत अच्छा किया। उसकी यह बात सुनकर जोली चौंक जाता है, जिस पर उसके जीजा जी उसको बताते हैं कि यह खबर छुपने वाली नहीं है, सभी लोगों को पता चल चुका है कि तूने 20 लाख रुपए में यह केस हारना एक्सेप्ट। तभी वहाँ पर कोल साहब आ जाते हैं और जोली की इस हरकत पर उसको एक जबरदस्त तमाचा लगा और वहाँ से चले जाते। यह तमाचा जोली की अंतरात्मा को झंझोर देता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो, इसलिए वह इस केस को जीतने का निश्चय करता है और केस की तैयारी करने के लिए जुट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जोली के घर पर एक आदमी उसको केस हारने के बदले एक सेकंड हैंड कार देने आता, जिस पर जोली गुस्सा उतारते हुए कार को तोड़ देता और राजपाल से मिलने उसके ऑफिस पहुंच राजपाल से लिए हुए रुपए एक बैग में डालकर उसको लौटा देता और उसको हराने का चैलेंज करके वहां से चला जाता। राजपाल जब उस बैग को खोलता है तो डर जाता, क्योंकि उस बैग में बहुत सारे चूहे भरे हुए थे। दूसरी तरफ जोली को पता चल जाता है कि पुलिस ने एक्सीडेंट के बाद एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसको पुलिस ने अदालत में कभी पेश किया ही नहीं, इसलिए जोली अपने जीजा से उस टेप को प्राप्त करने के बारे में डिस्कस कर उसके जीजा उसे बताते हैं कि यह काम तो हवलदार राम गोपाल वर्मा कर सकते। राम गोपाल वर्मा बहुत ही जुगाड़ू हवलदार होता है जो इस तरह के सबूत को किसी भी पुलिस ऑफिस से निकाल सकते। जोली और उसके जीजा 1 लाख रुपए देकर राम गोपाल वर्मा से इस एक्सीडेंट केस की वीडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त कर ले। नेक्स्ट डेट पर इस वीडियो रिकॉर्डिंग को कोर्ट में पेश किया जाता है। इस वीडियो रिकॉर्डिंग का कोई भी जवाब राजपाल के पास नहीं है। कोर्ट में राजपाल और जोली के बीच गर्मा गर्म बहस शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट करने लगते और एक दूसरे से हाथापाई करने के लिए तैयार हो जाते, जिस पर जज साहब गुस्सा होकर दोनों को अपने चैम्बर में बुला लेते हैं और कहते हैं कि मेरी कोर्ट में दोनों लोग तमीज से केस लड़ो, ना कि बदतमीजी करो। नेक्स्ट डे राजपाल जोली पर हमला करवा देता, जिससे जोली को काफी चोटें आती। 2 दिन बाद केस की फिर से हियरिंग होती है, जहां पर राजपाल सारा इल्जाम राहुल दीवान के ड्राइवर पर डाल देता है और कहता है कि यह एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन इसमें कोई भी मजदूर नहीं मरा था
और यह एक्सीडेंट राहुल दीवान के ड्राइवर ने किया था। यह अलग एक्सीडेंट था, जबकि मजदूरों वाला अलग एक्सीडेंट। लेकिन जोली अपने तर्कों से उस ड्राइवर को झूठा साबित कर देता है, जिस पर जज साहब उस ड्राइवर को डांट फटकार लगाते हैं और कोर्ट में ही मुर्गा बना देते। जोली पर हुए हमले को देखकर जज साहब जोली को पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड करा देते हैं। सिक्योरिटी के लिए पुलिस जोली के बॉडीगार्ड के रूप में हवलदार हल्दीराम को अपॉइंट करती है। हवलदार हल्दीराम शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोर होता है। कुछ दिन बाद संध्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वह जोली से मिलने उसके घर आ जाती और दोनों के बीच के गिले शिकवे खत्म हो जाते। तभी जोली के असिस्टेंट का फोन आता है कि उसे बस्ती में एक आई विटनेस मिल गया है और जोली उससे मिलने के लिए बस्ती पहुंच, जहां पर वह मजदूर जोली को एक्सीडेंट की पूरी सच्चाई बता देता है। जोली उस मजदूर से कोर्ट में जाकर गवाही देने के लिए कहता है, लेकिन वह मजदूर डर के कारण कोर्ट में जाने से मना। लेकिन वह जोली को एक आदमी का पता देता है जो उस एक्सीडेंट में बच गया था और पुलिस ने उसे कोर्ट में मृतक घोषित कर दिया था। उस आदमी का नाम होता है सदाकांत मिश्रा, जो कि अब अपनी पहचान छुपाकर गोरखपुर में रह रहा हो। सदाकांत मिश्रा को गोरखपुर से लाने के लिए जोली रात में ही निकलने की तैयारी करती, लेकिन तभी वहां पर इंस्पेक्टर राठी आ जाता है, जो उसको गोरखपुर जाने से रोकने लगता है। जोली को लगता है कि कांस्टेबल हल्दीराम ने उसके गोरखपुर जाने की खबर इंस्पेक्टर राठी को दे दी, लेकिन तभी वहां पर कांस्टेबल हल्दीराम आता है और इंस्पेक्टर राठी के सर पर गन रख दे और कहता है कि जोली साहब आप जल्दी से निकल जाइए, इन जैसे लोगों की वजह से ही पुलिस बदनाम है। जोली जल्दी से वहां से निकल जाता है और पूरी रात का सफर करने के बाद सुबह सुबह गोरखपुर के एक गाँव में पहुंच जाता है, जहाँ पर सदाकांत मिश्रा रहता है। सदाकांत मिश्रा को लेकर जोली दिल्ली आ जाता है। नेक्स्ट हियरिंग पर जोली सदाकांत मिश्रा को कोर्ट में पेश करता है, जहां सदाकांत मिश्रा बताता है कि उस रात राहुल दीवान ने उसके साथियों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिससे उसके 5 साथी मारे गए थे, लेकिन मैं बच गया था। यह देखकर राहुल दीवान मेरे ऊपर भी गाड़ी चढ़ा देता, जिससे मेरा पैर टूट जाता है और हॉस्पिटल में इंस्पेक्टर राठी ने 30,000 रुपए लेकर मुझको गोरखपुर जाने वाली ट्रेन में बिठाकर दिल्ली से भेज दिया और वार्निंग दी थी कि कभी भी दिल्ली वापस लौटकर मत आना, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। कोर्ट में सदाकांत मिश्रा राहुल दीवान की पहचान करता है। तभी कोर्ट का लंच टाइम हो जाता है और जज साहब लंच के बाद केस की सुनवाई करने का फैसला करता है। राज्यपाल एक चाल खेलने की कोशिश करता है और जज साहब से नेक्स्ट डेट के लिए अपील करता है, लेकिन जज सुंदरलाल त्रिपाठी उसकी अपील को ठुकरा देते हैं और कहते हैं कि इस केस का फैसला तो आज ही होगा। लंच टाइम में राज्यपाल इंस्पेक्टर राठी के पास जाता है और उससे सच्चाई जानने की कोशिश करता है, जहां पर राठी उसे पूरी सच्चाई बता देता है कि उसने रिश्वत लेकर सदाकांत मिश्रा को छोड़ा था। इस पर गुस्से में आकर राज्यपाल इंस्पेक्टर राठी को कई थप्पड़ लगा देते। दोबारा से कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है, जहां पर राज्यपाल सारा इल्जाम इंस्पेक्टर राठी पर डाल देता और कहता है कि पुलिस ने अपना काम सही से नहीं किया, इसलिए इस केस की दोबारा से जांच की जानी चाहिए। इसके बाद जोली अपना एक इमोशनल लास्ट स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है, जिस पर सभी लोग जोली से इम्प्रेस हो जाते हैं और जज सुंदरलाल त्रिपाठी अपना फैसला सुनाते हैं, जिसमें वह राहुल दीवान को दोषी मानते हैं और उसको 7 साल की सजा सुनाते हैं। फैसले को सुनते ही कोर्ट में राज्यपाल और राहुल दीवान की फैमिली को छोड़कर सभी लोग खुश हो जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का अंत हो जाता है। दोस्तों, जोली LLB सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि सिस्टम पर एक तमाचा है। यह हमें सिखाती है कि सच्चाई की लड़ाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन अगर एक आम आदमी भी हिम्मत जुटा ले तो अदालत में भी क्रांति आ सकती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आज के भारत में क्या सचमुच गरीब और अमीरों के लिए न्याय बराबर है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।